आइए आज हम मिलकर आलमी सियासत को हिलाकर रख देने वाले एक बेमिसाल और खुफिया फौजी ऑपरेशन का बराह रास्त दस्तावेज़ात की रोशनी में तज्जिया करते हैं। हम इस तारीखी वाक़े की गहराई में जाएंगे और हक़ाइक़ के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे असल मकासद क्या थे और इसके आलमी नताइज क्या निकले। साबिक अमेरिकन सदर के इन अल्फाज पर ज़रा गौर करें। उन्होंने आधी रात को होने वाले इस हमले को बिल्कुल किसी टीवी शो की तरह करार दिया। खैर, वाकई ये पिछली सदी की सबसे हैरान कुन फौजी कार्रवाइयों में से एक थी, जिसमें एक खुद मुख्तार मुल्क के सदर को अचानक आकर हिरासत में ले लिया गया। तो चलिए सबसे पहले ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यानी कराकिस पर इस आधी रात के छापे की टाइमलाइन को देखते हैं। ये मंसूबा कोई रातों रात तैयार नहीं हुआ था। 25 दिसंबर को यानी ठीक क्रिसमस के दिन इस ऑपरेशन को मंजूरी मिली। मौसम की खराबी के बायस थोड़ी ताखीर हुई, लेकिन 2 जनवरी की रात 10:46 पर हतमी इशारा मिल गया। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म जैसा था। 3 जनवरी की रात 2:01 पर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स काराकास पहुंचे। सिर्फ 3 मिनट बाद डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने दाखिला लिया और ठीक 2:06 पर मैदूरो को गिरफ्तार कर लिया गया। जरा सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हो गया। अच्छा, अब जरा इस कार्रवाई के पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। ये महज एक आम सा छापा बिल्कुल नहीं था। इसमें 150 से ज्यादा फौजी तैयारों ने 20 मुख्तलिफ फौजी बैठकों से उड़ान भरी। पहले खतरनाक साइबर अटैक के जरिए पूरे कराकुस शहर की बिजली गायब की गई और फिर एयर स्ट्राइक्स करके रेडार और हवाई दिफा का निजाम पूरी तरह तबाह कर दिया गया। जरा बताते हैं कि इस संगीन कार्रवाई के दौरान 40 जानें भी ज़ाया हुईं। अब हम चलते हैं सरकारी जवाब की तरफ। क्या ये वाकई कानून का नफाज था या सीधी सीधी एक जंग थी? सरकारी कागजात में इस कार्रवाई की वजह नार्को टेररिज्म, कोकेन की स्मगलिंग और हथियारों की गैर कानूनी फराहमी को करार दिया गया। लेकिन अगर हम माहिरीन के तज्जिए और ज़राए को देखें तो हकीकत कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वेनेजुएला दरअसल मंशियात पैदा करने वाला कोई बड़ा मुल्क नहीं है, बल्कि ये महज एक छोटा सा रास्ता है जहां से मंशियात यूरोप की तरफ भेजी जाती है। ये डाटा देकर असल कहानी थोड़ी मजीद वाज़ेह होती है। 2018 के इस एदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालें। ग्वाटेमाला से 1400 मेट्रिक टन कोकेन भेजी गई, जबकि वेनेजुएला से सिर्फ 200 से 250 मेट्रिक टन। जब फ़र्क इतना वसी है तो ये सवाल पैदा होना लाजमी है कि आखिर ख़ास निशाना वेनेजुएला को ही क्यों बनाया गया। यहाँ एक और बड़ा तजाद सामने आता है। खैर, हकीकत यह है कि अमेरिका में मंशियात के ओवरडोज से होने वाली अमवात की बुनियादी वजह कोकेन नहीं बल्कि फेंटेनिल है, और सब जानते हैं कि फेंटेनिल की फराहमी बुनियादी तौर पर मेक्सिको और चीन से आने वाले केमिकल्स के जरिए होती है। ज़रारे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वेनेजुएला का इस फेंटेनिल के बहरान से कोई सीधा ताल्लुक सामने नहीं आया। तो फिर सवाल ये है कि क्या दर्द पर्दा मकसद कुछ और था? आइए तेल की जंग के इस पहलू पर नजर डालते हैं। 303 बिलियन, ये कोई मामूली आदत नहीं है। ये वेनेजुएला के पास मौजूद तस्दीक शुदा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के ज़खायर हैं। ये अकेला अदद ही ये वाज़े करने के लिए काफ़ी है कि इस मुल्क के वसाइल आलमी सतह पर किस कदर अहम हैं। हैरत की बात तो यह है कि वेनेजुएला के पास जो तेल के ज़खायर हैं वो सऊदी अरबिया और यहाँ तक कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक से भी कहीं ज़्यादा हैं। ये वसाइल आलमी मंडियों में लाजवाब अहमियत रखते हैं। अच्छा, अब इस हवाले पे गौर करें जो जरिए ने पेश किया है। इन अल्फाज में साबिक सदर ने इसे अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दिया और कहा कि उनसे उनका तेल छीन लिया गया। ये बयान इस बात का इशारा हो सकता है कि शायद असल मकसद इस अजीम तेल के ज़ख़ीरे पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना था, क्योंकि अमेरिकन रिफाइनरीज इस किस्म के तेल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हैं। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए ज़रा तारीख में पीछे चलते हैं। 1999 में ह्यूगो चावेज़ ने जब इक़्तिदार संभाला तो 2001 में उन्होंने इन तेल के ज़खायर को कौमिया लिया यानी नेशनलाइज कर लिया। इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकन कंपनियों को वहाँ से निकलना पड़ा। फिर 2005 में पाबंदियां शुरू हुईं और आखिरकार 2019 में वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी की आलमी एक्सपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है। ज़राए हमें कुछ मुतबादिल मकासद और अंदरूनी मामलात की तरफ भी ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गौरतलब बात सामने आती है। इस आधी रात के ऑपरेशन से ठीक कुछ हफ्ते पहले ही आलमी सतह पर बदनाम ज़माना एप्स्टीन फाइल्स मंजर आम पर आई थीं। तज्जिया निगार जरिए के हवाले से इस पहलू पर बहस करते हैं कि क्या इस इंतहाई फिल्मी और हैरान कुन फौजी कार्रवाई का वक्त इस तरह तय किया गया था ताकि मीडिया की तवज्जो उन अदालती दस्तावेजात से फौरी तौर पर हटाई जा सके। आइए अब देखते हैं कि इस पूरे वाक़े का आलमी रद्द अमल क्या था। क्या कानूनी हैसियत से इसने खतरनाक मिसाल कायम कर दी है?
जैसे ही ये खबर आई, दुनिया भर से इंतहाई शदीद रद्द अमल देखने को मिला। ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया और स्पेन ने फौरी मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस अमल को खुली यूएन चार्टर के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नॉर्वे, चीन और रूस जैसे ममालिक ने भी इसकी सख्त तनकीद की। और तो और कई आलमी माहिरीन ने इसे न्यू एज कॉलोनियलिज्म यानी नए दौर का आबादियाती निज़ाम करार दिया, जहां एक आज़ाद मुल्क की खुदमुख्तारी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। और वैसे दाखिली कानूनी सतह पर भी संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। एक तरफ तो इंतजामिया का ये दावा था कि ये सब सिर्फ एक कानून नाफिज करने का अमल था, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी आइन बड़ा वाज़ेह है कि किसी दूसरे मुल्क में इस किस्म की फौजी कार्रवाई असल में एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर की जाती है और इसके लिए कांग्रेस की बाकायदा मंजूरी लाजमी होती है, जो कि इस केस में नहीं ली गई। इन सब मामलात के बावजूद वेनेजुएला की क़यादत ने अपना दिफा नहीं छोड़ा। उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगो ने खुले अल्फाज में इस कार्रवाई को एक वहशियाना हमला करार दिया। इस किस्म के सख्त बयानात ने आलमी कशीदगी में मजीद इजाफा किया और इसके असरात खित्ते के दूसरे ममालिक पर भी पहुंचे, जिन्हें संगीन धमकियों का सामना करना पड़ा। तो आखिर में इन दस्तावेज़ात और ज़रिए को देखने के बाद ये पूरा तज्ज़िया हमें इस एक बहुत ही संगीन सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर आलमी कवानीन सिर्फ और सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं और ताकतवर इदारे जब चाहें अपनी मर्जी चला सकते हैं, तो फिर इस दुनिया के कानूनी निज़ाम का आखिर क्या बनेगा? ये ऐसी सूरत हाल है जिसके आलमी नताइज शायद आने वाले काफ़ी अरसे तक महसूस किए जाएंगे। इस तज्ज़िये में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया।